Assalamu alaikum. We are going to start our video lecture series of the subject bioinformatics of MSc Part 1. बायो इन्फॉर्मेटिक्स के कोर्स को स्टार्ट करने से पहले हम जनरली बायो इन्फॉर्मेटिक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं. उसके बाद हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बैकग्राउंड पर जाएंगे. बायो इन्फॉर्मेटिक्स की अगर आप डेफिनेशन की बात करते हैं तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स कंप्यूटेशनल और स्टैटिस्टिकल जो एनालिसिस होता है डाटा का उससे जो है वो रेलिवेंट होती है. बायो इन्फॉर्मेटिक्स रेफर्स टू द कंप्यूटेशनल एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डाटा. जी, कंप्यूटेशनल एनालिसिस का मतलब होता है कंप्यूटर की कुछ टेक्निक्स को, कुछ स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करना, और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का मतलब होता है स्टैटिस्टिक्स की कुछ टेक्निक्स को यूज़ करना बायोलॉजिकल डाटा के एनालिसिस के लिए. उसके बाद हम फर्दर आगे चलते हैं. मॉडर्न बायोलॉजी के कुछ एस्पेक्ट्स वो बता रहा है, कुछ फैक्ट्स बता रहा है. ह्यूमंस के अंदर 5,000 जीन्स वो बता रहे होती हैं. हमारे इंसानों के अंदर 25,000 जीन्स पाई जाती हैं. अब ऑब्वियस है उन 25,000 जीन से ढेर सारी प्रोटीन्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगी, और उसके अलावा इन 25,000 जीन्स के लिए काफ़ी ज़्यादा सीक्वेंसेस डीएनएस के यूटिलाइज़ हो रहे होंगे इनको बनाने के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बन जाती है. अब वो 25,000 जीन्स जो हैं वो 2,50,000 डिफरेंट प्रोटीन्स जो हैं वो प्रोड्यूस करती हैं. और ये जो 2,50,000 प्रोटीन्स हैं ये फर्दर मल्टीपल मॉडिफिकेशंस, जिस तरह आपको याद होगा हमने प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. तो एक ही प्रोटीन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को या डिफरेंट मॉडिफिकेशंस को जो है वो टेकअप करके मल्टीपल स्ट्रक्चर्स बना सकती है. तो ये 2,50,000 से भी ज़्यादा प्रोटीन्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो सकती हैं स्ट्रक्चर वाइज अगर बात की जाए तो. उसके बाद प्रोटीन्स के अलावा फिर मुख्तलिफ न्यूमरस ऑर्गेनल्स भी मौजूद होते हैं सेल्स के अंदर. इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स भी हैं जो डिफरेंट रिएक्शंस के दरमियान में बना करते हैं, डिफरेंट रिएक्शंस में इस्तेमाल भी हुआ करते हैं. तो ये जो स्केल है और स्पीड है इन बायोमोलिकुलर रिएक्शन इंटरेक्शंस और रिएक्शंस की, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स का आपस में इंटरेक्शन होता है, इसकी जो स्पीड है, ये जो मॉलिक्यूल्स के आपस में रिएक्शंस होते हैं, इनकी जो स्पीड है और ये जिस स्केल पर जो ये काम कर रहे हैं, और ये जो ट्रांसपोर्ट है इन मॉलिक्यूल्स की, वो सिंपली बिविल्डरिंग है, हैरान कर देने वाली है, बहुत ज़्यादा जिसको कहा जा सकता है हुआ करती है. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा एक्सपेरिमेंट्स इन बायोलॉजी है. बैकग्राउंड को बात करते हुए बायोलॉजी के अंदर आप जानते हैं बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंटल साइंस है. हमें डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है. उन एक्सपेरिमेंट्स के लिए हमें इंस्ट्रूमेंटेशन की भी ज़रूरत पड़ती है. तो इन इंस्ट्रूमेंटेशन में काफ़ी ज़्यादा एनहांसमेंट, बढ़ाव जो है वो आ चुका है, बढ़ोतरी यू कैन से तरक्की जो है वो आ चुकी है. और उसमें कुछ पॉइंट्स या कुछ इंस्ट्रूमेंट जो कि उसने जिक्र किए हैं, जिसमें नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसर्स हैं. हम न्यू जनरेशन्स का जो है वो सीक्वेंस एनालाइज कर सकते हैं, बना सकते हैं अपने डाटा की मदद से. हाई रेजोल्यूशन मास स्पेक्ट्रोमीटर्स हैं, ठीक है जी, ज़्यादा रेजोल्यूशन प्रोवाइड करने वाले, ज़्यादा अच्छे से सेपरेशन परफॉर्म करने वाले. जिस तरह मास स्पेक्ट्रोमीटर सेपरेशन ऑफ सैम्पल्स को परफॉर्म करता है, उसको बड़े पैमाने पे या हाई स्केल पर परफॉर्म करवाया जा सकता है. उसके बाद न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये फ़िज़िक्स की एक टेक्निक है, केमिस्ट्री और फिज़िक्स की मिली जुली एक टेक्निक है स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें हम विजिबल लाइट की स्टडी को जो है वो डिस्कस करते हैं, उसको डिस्कस किया जाता है इसमें. और वो भी इसकी भी कुछ टेक्निक्स जो है वो बायोलॉजी में इस्तेमाल की जाती हैं. उसके बाद डिजिटलाइजेशन ऑफ बायोलॉजी हमारा नेक्स्ट पॉइंट है. अब मॉडर्न बायोलॉजिकल जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उसमें जो डाटा बनता है उसको कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है. इसकी वजह जो है वो बेसिक यही है कि इंसान का दिमाग जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बातों को याद नहीं रख सकता, बहुत ज़्यादा डाटा को स्टोर नहीं रख सकता. दूसरी चीज़, अगर आप पेपर वर्क करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, आप कागज़ों पे लिखते हैं, तो वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और डिफ़िकल्ट टू जो है वो हैंडल और महफूज करना मुश्किल हो जाया करता है. अभी जो डाटा इन एक्सपेरिमेंट्स में बनता है, इस डाटा में टेक्स्ट्स इंक्लूड होते हैं, नंबर्स इंक्लूड होते हैं, सिम्बल्स इंक्लूड हो सकते हैं, इमेजेस वगैरह शामिल हो सकती हैं, और इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वो इंक्लूड हो सकती हैं. उसके बाद स्पीड ऑफ ग्रोथ डाटा हमारा नेक्स्ट पॉइंट है. स्पीड ऑफ डाटा ग्रोथ हमारा नेक्स्ट पॉइंट है. स्पीड ऑफ डाटा ग्रोथ. अब डाटा जो बनता जा रहा है, डाटा जो प्रोड्यूस होता जा रहा है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग रेट पर एक्यूमुलेट होता जा रहा है, इकट्ठा होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने के साथ, बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार के साथ बढ़ने के साथ जो है वो इकट्ठा भी होता जा रहा है. मिसाल के तौर पे उसने आगे जीनोम सीक्वेंसेस की एग्जांपल भी दी हुई है. फॉर एग्जांपल, जीनोम सीक्वेंसेस इन जीनोम डेटाबेस आर डबलिंग एवरी फ्यू ईयर्स. ये बहुत बड़ी बात है.
ہر چند سال میں جو جینوم سیکوینسز ہیں جینوم ڈیٹا بیسز کے اندر وہ ڈبل ہوتے جا رہے ہیں، 2 گنے سے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ بہت بڑا پرابلم بھی بن سکتا ہے اگر ہمارے پاس ڈیٹا سیو کرنے کے لیے کوئی ٹیکنالوجی موجود نہ ہو، جبکہ ہمارے پاس کمپیوٹرز موجود ہیں تو ہم اس کو سیو کر سکتے ہیں۔ کنکلوژن کی طرف آئیں تو انسان کی جو ریکالنگز ہوتی ہیں، انسان کی جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ ایک حد تک یاد رکھ سکتا ہے وہ اپنی میموری کے اندر، اور انفارمیشن کو ریکال کرنے کی اس کی ایبلٹی بھی لمیٹڈ ہوتی ہے، تو اسی وجہ سے ہمیں کمپیوٹرز کی جو ہیلپ ہے اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ڈیٹا کو اسٹور کرنے کے لیے، ڈیٹا کو ریکال کرنے کے لیے، اور کمپیوٹرز جو ہے وہ انفارمیشن کو پروسیس بھی بہت تیزی سے کر سکتے ہیں، انفارمیشن کو کافی سپیڈ کے ساتھ پروسیس کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی مینیپولیشن میں، اس کو استعمال کرنے میں یا اس سے انفارمیشن آخذ کرنے میں، اس سے مزید ڈیٹا کو جو ہے وہ یوزفل بنانے میں یا پھر اپنے ضرورت کی انفارمیشن کو نکالنے میں بھی مدد دے سکتے ہیں۔ آج کی فرسٹ ویڈیو کے لیے اتنا ہی، تھینک یو سو مچ۔